आप सभी दोस्तों को राकेश सर का नमस्कार। अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये रीड प्रीवियस ईयर पेपर्स की थर्ड क्लास है जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस क्लास के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो रीड लेवल 1 के लिए गए हैं, लेकिन दोनों में कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जिसके क्वेश्चन आज की इस क्लास में होंगे, इसलिए ये क्लास दोनों लेवल्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आज की क्लास को करते हैं शुरू। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। द वैल्यू ऑफ 15 कॉइन्स ऑफ 20 पैसे ईच इज इक्वल टू, ये यहां पर चार ऑप्शन दे दिए हैं। इसके बाद कह रहे हैं इन द अबोव फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट इज, कह रहे हैं कि यहां पे 15 कॉइन है हमारे पास 25-25 पैसे के, उनका जो मान है वो इनमें से किसके बराबर जो है ये पूछ रहे हैं। लेकिन लास्ट में पूछा गया कि इन द अबोव फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी कि इनमें से, इन चारों में से गलत कौन सी है ये वो आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो इंग्लिश वाले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हिंदी में स्टेटमेंट आपके सामने ये है कि 25 पैसे के 15 सिक्कों का मान बराबर है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चार ऑप्शन दे दी, लेकिन पूछा क्या है कि उपरोक्त चार में से गलत कथन है, यानी कि इन चारों में से कौन सा है जो गलत है, यानी कि तीन ऑप्शन तो इसको सेटिस्फाइड करेगी। तो इस क्वेश्चन को जो करने का तरीका है, देखो ये बिना लिखे हो सकता है, बशर्ते कि आप थोड़ा सा ध्यान से देखें कि यहां लिखा है कि 25 पैसे के 15 सिक्के। आप मुझे बताइए, अगर हम चार सिक्के 25 पैसे के ले लें, चार क्वाइन किसके, ऑफ 25 पैसे, अगर हम चार सिक्के 25 पैसे के ले लेते हैं तो हमारे पास कितने रुपए हो जाते हैं, 1 रुपया, यानी कि चार 25 पैसे मिलकर क्या बना देते हैं, 1 रुपीज बना देते हैं। तो हमारे पास टोटल सिक्के कितने हैं, 15, हमारे पास क्वाइन तो 15 हैं। तो आप मुझे बताइए, यहां से इस 15 क्वाइन को मैं लिख सकता हूं 12 क्वाइन, यानी कि 12 सिक्के प्लस 3 क्वाइन, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैंने ऐसा इसलिए लिखा कि ये जो 12 सिक्के हैं इनसे हमें कितने मिलेंगे, आपको पता है चार सिक्कों से 1 रुपए बनता है, तो 4 तिये 12, यानी कि 12 सिक्कों से कितने रुपए बन जाएंगे, 3 रुपए। तो 3 रुपए तो बनेंगे यहां से, और 3 सिक्के अभी हमारे पास और बच गए 25-25 पैसे के, तो 25 तिया 75 पैसे हमारे पास और आ जाएंगे। तो हमारे पास 3 रुपए 75 पैसे टोटल हैं ये 15 क्वाइन से। हालांकि आप इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो चीज मैं बता रहा हूं इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं ऐसा बता रहा हूं। आप बस इतना सा याद रखें कि चार 25 पैसे मिलकर 1 रुपये बना देंगे, तो 4 तिये 12, 12 सिक्कों से बनेंगे 3 रुपए, और 3 सिक्के जो बचेंगे वो बनाएंगे 75 पैसे। तो 3 रुपए 75 पैसे हमारे टोटल ये 25 पैसे के सिक्कों से बन रहे हैं, ठीक है, 15 सिक्कों से। तो अब पहली ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, 1 रुपए के 3 सिक्के, कितने रुपए हो गए भाई, 3 रुपए हो गए। 50 पैसे का एक सिक्का, एक 50 पैसे यहां से हो गए, और 25 पैसे का एक सिक्का, तो 3 रुपए 50 और 25 75 पैसे ही हो गए। तो 3 रुपए 75 पैसे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसके जैसा है, बिल्कुल सेम है, लेकिन पूछना कौन सा है कि गलत वाला कौन सा है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है आंसर। सेकंड देखिए, 1 रुपए के 2 सिक्के, यानी कि 2 रुपए हो गए। 50 पैसे के 3 सिक्के, 1.5 रुपए ही हो गया, तो 2 और 1.5 3.5 रुपए हो गए, और 25 पैसे का एक सिक्का, तो 3.5 प्लस 25, तो 3 रुपए 75 पैसे यहां से भी बनेंगे। तो सेकंड ऑप्शन भी आंसर नहीं है। थर्ड ऑप्शन, 1 रुपए के 3 सिक्के, तो 3 रुपए हो गए भाई, और 25 पैसे के 3 सिक्के, तो 75 पैसे ही हो गए, तो 3 रुपए 75 पैसे, ये भी सही है। तो ऑप्शन 4 जो है वो इस क्वेश्चन के लिए आंसर है, उसको देखने की जरूरत नहीं है। फिर भी देखें तो 1 रुपए के 3 सिक्के 3 रुपए बन गए, 25 पैसे के 2 सिक्के 50 पैसे, ठीक है, तो 3 रुपए 50 पैसे ही बन पा रहे हैं फोर्थ ऑप्शन से। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन जो है वो गलत है, तो आंसर जो बनेगा ऑप्शन डी बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते थे, या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 25 पैसे के 15 सिक्के, तो 25 पैसे और इसके 15 सिक्के हैं, तो टोटल कितने पैसे बन जाएंगे, तो 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 7 37, तो 375 पैसे। अगर 25 पैसे का एक सिक्का है और ऐसे ऐसे 15 सिक्के हैं, तो मल्टीप्लाई करके 375 पैसे बनेंगे। तो जिस ऑप्शन से 375 पैसे नहीं बनेगा वही इसका आंसर बन जाएगी। तो आप इसको ऐसे करेंगे, एक ऑप्शन करके दिखा देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है 1 रुपए के 3 सिक्के, तो
तो आपको पता है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 300 पैसे यहां से बनेंगे, प्लस 50 पैसे का एक सिक्का, 300 पैसे यहां से, 50 पैसे यहां से, और लास्ट 25 पैसे का एक सिक्का, तो 25 पैसे यहां से, तो ये टोटल आपके बनेंगे 375 पैसे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको पैसे में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इतना हिसाब सभी को आता है रुपयों पैसे को करना कि भाई इसको हम इस तरह से कन्वर्ट करके मैच कर लें। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, एक बार कीजिएगा आप इसको। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? यदि 5 पेंसिलों का मूल्य 3 से ही 3/4 रुपए है तो 2 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा? जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो स्टेटमेंट लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं कि द प्राइस ऑफ 5 पेंसिल्स इज ₹3:3/4, देन फाइंड द प्राइस ऑफ 2 पेंसिल्स। ठीक है भाई, तो ये स्टेटमेंट थी। जहां पर ज्यादा मुश्किल स्टेटमेंट होगी वहां तो मैंने कोशिश की है कि बाइलिंगुअल क्वेश्चन आ जाए, अदरवाइज मैं आपको इंग्लिश में बोल के बता दिया करूंगा, मीडियम की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यहां पर कोई ज्यादा मुश्किल लैंग्वेज भी नहीं थी, तो आप इतना तो समझ ही सकते हैं। तो 5 पेंसिल जो हैं, इनका जो प्राइस है वो कितना है? 3 सही 3/4 रुपए। इसी बात को आप और क्या कह सकते हो? 4 × 12 और 3 15/4 रुपए। इसको फ्रैक्शन में ही रख सकते हो आप। ठीक है, इसको हमने सोल्व करके यहां पे लिख दिया 15/4। तो 5 पेंसिल अगर 15/4 रुपए की आ रही है तो एक पेंसिल कितने की आएगी? तो तुम इस 15/4 को डिवाइड कर दोगे किससे? इस 5 से। क्लियर है? तो सोल्व करेंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, तो 15/4 गुणा में 5, तो ये कटेगा, ये बनेगा 3/4 रुपए। ध्यान रखना, जब भी हमें ज्यादा का रेट दिया हो और कम का रेट निकालना होता है तब हम उसको डिवाइड करते हैं। जैसे सिंपल सी बात मैं अगर करूं कि हमारे पास जो 5 टॉफी हैं वो 30 रुपए की आई हैं। अगर मैं कह दूं कि 5 टॉफी 30 रुपए की आई हैं, तो एक टॉफी कितने की आई होगी? तो हम यहां पे क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो इसका मतलब एक टॉफी जो है वो 6 रुपए की आई होगी। ठीक है, तो ज्यादा का रेट दे रखो तो कम का निकालने के लिए हमें डिवाइड करना होता है। तो एक पेंसिल का रेट 3/4 रुपए आ गया, लेकिन उसने तो पूछा 2 पेंसिल का रेट क्या होगा? तो 2 पेंसिल कितने की आएंगी भाई? तो ध्यान रखना, जब एक का रेट मालूम हो और ज्यादा का रेट निकालना हो तब हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3/2 रुपए जो है वो इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा, और ऐसा लिखा है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट यहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं कि अगर ज्यादा का रेट पता हो, ठीक है, ज्यादा का पता हो, एक का निकालना हो तो डिवाइड होगा। अगर हमें कम का रेट मालूम हो, जैसे मैं कह दूं कि एक टॉफी 5 रुपए की है, तो 4 टॉफी कितने की होंगी? तो आप क्या करेंगे? यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बस ये 2 बात याद रखनी है आपने। ठीक है, तो बिल्कुल आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा स्क्रीन पर, कीजिए उसको तब तक। और चीजें बड़ी आसान है भाई, देखो मुश्किल मत समझना, बड़ी आसानी से सारा मैथ आपका कवर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपए में 10% लाभ पर बेची। इंग्लिश वाले जो है वो लिख लें, अ पर्सन सोल्ड अ साइकिल इन ₹935 एट 10% प्रॉफिट। तो उसने वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी? देन फाइंड दी सीपी ऑफ द साइकिल। सीपी मींस कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल। तो अब देखो भाई, इसको करने के यहां कई तरीके हैं, ये एक लाइन में भी लिखा जाएगा। ठीक है, तो कैसे लिखना है आपने इसको ध्यान रखना। परसेंटेज से भी लिख सकते हैं और फॉर्मूले की मदद से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा, चीजों को प्रैक्टिकल सा समझना है। कैसे? एक साइकिल 935 रुपए की बेच दी। ध्यान रखो, हमने कोई चीज बेच दी, और कोई भी चीज जो होती है वो 100% जो होता है वो उसका ओरिजिनल रेट होता है। ठीक है भाई, तो 100% ओरिजिनल है, तो 10% लाभ पर उसने उसको बेचा था। तो आप इसको क्या कहेंगे कि 100% वाली चीज 10% कमाई के साथ कितने की बेची होगी भाई? 110% की बेची होगी। क्या ये बात समझ में आई? मैंने क्या बोला कि लेट जो खरीद मूल्य है, जिसको आप क्रय मूल्य बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, दिस इज इक्वल टू 100%।
ठीक है। किसी को अगर परसेंटेज में दिक्कत आती है तो आप छोड़ दो, परसेंटेज मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कि अगर किसी वस्तु का खरीद मूल्य 100 रुपए है और मैं उसे 10% प्रॉफिट में बेच रहा हूं, तो भाई 100 का 10% 10 ही रुपए होगा। 100 का जितना भी परसेंट आप निकालोगे उतना ही होगा। 100 का 2% 2 ही होगा। 100 का 3.5% 3.5 ही होगा। तो ध्यान रखना, अगर खरीद मूल्य 100 रुपए है और आप इसे 10% प्रॉफिट में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब आप इसको कितने की बेच रहे हैं? 110% की। परसेंटेज अच्छा नहीं लगता तो आप इसको ऐसे लिख दें। तो 110 जो है वो बेचने वाला रेट है, जो कि क्वेश्चन में किसके बराबर है? 935 रुपए के। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है? तो 110 की वैल्यू 935 है, तो खरीदने का रेट वो पूछ रहा था, तो तुम 100 की निकाल दो। तो 935 बटे में 110, मैं एक लाइन बीच में छोड़ दे रहा हूं। क्या अगर 110 935 के बराबर है तो एक किसके बराबर होगा? ये वाली लाइन मैंने छोड़ दी, तो एक होगा 935 बटे में 110 के। तो ये अंडरस्टूड है, याद रखना इस चीज को, सीधा ही लिखना। 110 इसके बराबर है तो 100 किसके बराबर होगा? तो 935 बटे 110 गुना में 100। इससे कटेगा ये 11 8 88 और ये बच गया 11 5 55। तो 850 रुपए जो है वो इस क्वेश्चन के लिए खरीद मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसको ऐसे अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका दूसरा तरीका क्या होगा, ध्यान रखें कि यहां पर ये जो 10% लाभ दे रखा है, 10% क्या दे रखा है? लाभ। याद रखना दोस्तों, लाभ या हानि हमेशा किस पर होते हैं? क्रय मूल्य पर होते हैं। आप इसको इस परसेंटेज से भी चलाते हैं, कॉस्ट प्राइस से भी चला सकते हैं। कैसे? देखो 10% परसेंटेज जब भी हटता है तो नीचे क्या लगाते हैं? 100। परसेंटेज इज पर 100, तो इसका परसेंट हटा के नीचे क्या लगा दो? 100 लगा दो। तो लाभ या हानि हमेशा किस पर होते हैं? कॉस्ट प्राइस पर होते हैं। क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है प्रॉफिट और लॉस को। इसका मतलब ये क्या है हमारा? कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और ये ऊपर क्या है हमारा? प्रॉफिट यानी कि लाभ। ठीक है भाई, ये हमारा लाभ है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपए हमारा खरीद मूल्य है और 100 रुपए की चीज को हमने 10 रुपए लाभ कमा के बेच दिया। वही बात है जो ऊपर लिखी, वही बात यहां है, बस इसको परसेंटेज की टर्म में खोल के बता रहा हूं। तो तुम मुझे बताओ, अगर मैंने 100 रुपए की कोई चीज खरीद कर 10 रुपए लाभ में बेच दी, तो इसका मतलब मैंने 110 की बेची। तो 110 क्वेश्चन में जो है वो 935 के बराबर था। तो 110 की वैल्यू थी 935 और आपसे पूछ रहा था क्रय मूल्य क्या होगा, तो 100 की वैल्यू निकालनी थी। तो बात वहीं आएगी, बटे में 110 और गुणा में 100। तो यहां से आप इसको सोल्व करेंगे, अगेन यू विल गेट 850। तो परसेंटेज की टर्म में भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके मैंने सिखा दिए। इसका इस्तेमाल, इसका फायदा जब होता है जब हमारा मिक्स फ्रैक्शन दे रखा हो। जैसे कह दे कि 16 सही 2/3% लाभ पर कोई चीज बेच दी, तो अब देखो यहां से लिखूंगा तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आएगी ना, या तो 116 सही 2/3 लिखना पड़ेगा, या सीधा ही हम इसको सोल्व करेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। 16 × 48 और 2 50 बटे में 3, और परसेंटेज जब हटता है तो नीचे लगेगा 100, 50 दूनी 100। तो यहां से हम कहेंगे कि खरीद मूल्य है 6 रुपए और प्रॉफिट है कितना? 1 रुपया। तो बिकेगी कितने की? 6 और 1 7 की बिकेगी। तो ये सिंपल था क्वेश्चन। अगर ऐसा भी आ जाए तो आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। क्लियर है? और लॉस हो, ध्यान रखना, अगर बोले कि इतने में बेचने पर 10% की हानि होगी, लॉस हो गया, तो फिर इसका मतलब 100 रुपए की चीज को 10 रुपए लॉस में बेचेंगे तो वो 90 रुपए की बिकेगी। फिर ऊपर वाले को माइनस कर दें। ठीक है, बस इतना सा फर्क है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए फ्रैक्शन का क्वेश्चन है अगला, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब फ्रैक्शन से क्वेश्चन आपका आता ही है हर एग्जाम में लगभग। क्या कह रहे हैं? भिन्नो, भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन। 2/9 5/8 1/3 3/4 का आरोही क्रम है। आरोही क्रम जिसे आप असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। आरोही क्रम क्या बोलते हो? असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है भाई, इसको आप बढ़ते क्रम भी बोलते हैं। बढ़ते क्रम का मतलब क्या? 1 2 3 4, ये कैसा है? ये बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बढ़ते क्रम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बढ़ रहा था। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि इसका आरोही क्रम हमने लिखना है, यानी कि पहले हमें सबसे छोटे वाला देखना है इनमें से, फिर उससे बड़ा देखना है, फिर उससे बड़ा और अंत में सबसे बड़ा।
तो अब यहां पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं जिससे इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। कैसे? आपको जस्ट दो फ्रैक्शन को कंपेयर करना आना चाहिए। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, दो फ्रैक्शन का कंपैरिजन यानी कि उनकी तुलना अगर आपको आती है तो आप ढूंढ सकते हैं कि बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा। तो तुलना करनी आपको आनी चाहिए। तो तुलना कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूं। जैसे मैंने लिखा 2/5 और मैंने लिख दिया यहां पे लेट दिस इज 3/7। ठीक है भाई, यहां मैंने दो फ्रैक्शन लिखे हैं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इनमें से बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा। तो दो मेथड आपने याद रखने। पहला मेथड आपके लिए क्या है? फर्स्ट मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे? अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, इसको पॉइंट में चेक करने की जरूरत नहीं है कि आप इसको काट के देखें कि ये बनेगा 0.4, ऐसे मत चेक करना। ये तरीका ज्यादा आसान है जो मैं बता रहा हूं। आपने क्या करनी है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे आप आर पार की गुना बोलते हो। तो देखो 7 गुना 2 करेंगे तो कितना बनेगा? 14। 5 गुना 3 करेंगे तो कितना बनेगा? 15। ठीक है, हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 7 दूनी 14 और 5 दिए 15। तो तुम मुझे बताओ बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा? तो ये है हमारा बड़ा और ये है हमारा छोटा। मैंने लिख के दिखाया यहां पर, लेकिन आपने लिखना नहीं है, इसको मन में याद रखना है कि इस तरीके से हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? यहां पे बात समझ में आ गई? तो यहां से अगर ये समझ में आ गया तो ये कंपेयर किया हमने दो फ्रैक्शन को। इसी के साथ सेकंड मेथड हमारा क्या कहता है कि अगर हम इसको दूसरे तरीके से करें तो वो तरीका क्या है? दोनों आने चाहिए आपको। दूसरा तरीका ये है भाई कि आप क्या करो, इन दोनों का अंतर देखो। 2 और 5 का अंतर कितना होता है? तो तुम कहोगे 3 होता है। डिफरेंस, इनके बीच का गैप देखना है। 3 और 7 के बीच का गैप कितना है भाई? 4 है। तो गैप देखने के बाद अब क्या करना, जो ये ऊपर वाला नंबर है, ऊपर वाला नंबर क्या है? 2, इसको इस गैप से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 0.6 के करीब आएगा। 3 6 18, 6 पे चलेगा ना, छोटा नंबर था इसलिए पहले पॉइंट लग गया। इसी तरह से इसको देखो, इस 3 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो छोटा नंबर है, पॉइंट लगेगा, और 4 सत्ते 28, 0.7 पे चलेगा। ठीक है भाई, तो कौन सा बड़ा आ रहा है? ये बड़ा आ रहा है ना। तो ये है आपका सेकंड मेथड। क्लियर है? यहां तक अगर आपको बातें समझ में आ गई तो इनसे आपके फ्रैक्शन के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, इनमें से कौन सा सबसे छोटा या इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, इस तरह के सारे क्वेश्चन आपके खत्म हो जाएंगे। तो तरीके आने चाहिए। अब लगाना कौन सा है उसकी बात करते हैं। अब देखो, अब दिमाग से काम लेना थोड़ा सा। दिमाग से काम लेने का मतलब क्या कि अगर कोई वैल्यूज अवरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हैं तो उसमें क्या खासियत होगी? लेफ्ट वाला छोटा होगा, राइट वाला बड़ा होगा। कहीं पर भी देख लो, किसी भी टर्म को देख लो, इन दोनों को देखो, लेफ्ट वाला छोटा है, राइट वाला बड़ा है। इन दोनों को देखो, लेफ्ट छोटा है, राइट बड़ा है। क्लियर? तो जो चीज आरोही क्रम में होती है वही चीज, यानी कि लेफ्ट छोटा राइट बड़ा, वो ऑप्शन में देख लेते। इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन को। कैसे? देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहली ऑप्शन को देखो, 3 दूनी 6, 9 एकम 9, इधर 6 आ रहा है, इधर 9 आ रहा है। बिल्कुल सही है भाई, पहले छोटा है फिर बड़ा है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, 8 एकम 8, अब अभी इन दोनों को देखा था ना, अब इन दोनों को देखो, फिर इन दोनों को देखना, ये तरीका है। अब देखो, 8 एकम 8, 3 पंजे 15, इधर 8 इधर 15, ये भी बिल्कुल सही है, पहले छोटा है फिर बड़ा है। अब इन दो को देखो, 4 पंजे 20, 8 तिया 24, इधर 20 इधर 24, तो पहले छोटा फिर बड़ा। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आगे करना ही नहीं है, जस्ट इतनी सी देर की बात थी, लेकिन कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए था, ये मैंने तुम्हें समझा ही दिया। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। तो जैसी आंसर मिले वहीं छोड़ देना, कभी आगे चेक करने लग जाओ। फिर भी मैं एक बार चेक करके दिखा रहा हूं ताकि तुम्हारे मन की तसल्ली हो जाए, किसी को लगे कि पता लगा कोई और आंसर था। देखो कैसे, 8 तिया 24, 4 पंजे 20, इधर 24 उधर 20, गड़बड़ हो गई ना, पहले बड़ा लिखा है फिर छोटा, ऑप्शन बी गलत है, छोड़ दो। 4 एकम 4, 3 तिया 9, ठीक है, पहले 4 फिर 9, 8 तिया 24, 4 पंजे 20, इधर 24 इधर 20, गड़बड़ हो गई, छोड़ दो ऑप्शन सी को। 3 दूनी 6, 9 एकम 9, पहले 6 फिर 9, बिल्कुल सही। 4 एकम 4, 3 तिया 9, बिल्कुल सही। 8 तिया 24 और 4 पंजे 20, इधर 24 इधर 20, कर गए ना गड़बड़। तो ध्यान रखना, जैसी आंसर मिल जाए वहीं छोड़ देना, आगे चेक मत करना। तो ये था इस क्वेश्चन का तरीका। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, कीजिए फटाफट। और ये बेसिक जो बता रहा हूं ना, याद रखना, इनसे
एक नहीं, कई क्वेश्चन डिस्कस हो गए अभी हमारे। एक परीक्षा में 4 विषयों में प्राप्त कुल अंक 200 है। द टोटल मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट्स इन एन एग्जामिनेशन इज 200। यदि 3 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 48 है तो चौथे विषय में प्राप्त अंक हैं। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स इज 48 देन फाइंड द मार्क्स ऑफ 4th सब्जेक्ट। ये आपसे पूछना चाह रहा है। अब देखो यहाँ पे ये जो औसत शब्द है, औसत जिसे आप क्या बोलते हो, एवरेज। औसत का एक सिंपल सा मतलब जो आपने याद रखना है क्वेश्चंस के लिए, औसत का मतलब होता है समान रूप से बांटना, समान रूप से बांटना। दिस इज योर एवरेज। बात आ रही है समझ में? यानी कि सबको बराबर दे दो, किसी को ना कम दो ना कोई ज्यादा दो, सबको बराबर दे दो, ये आपका एवरेज है। ठीक है, तो अब आप देखो एक परीक्षा में 4 सब्जेक्ट में तो टोटल 200 नंबर आए, 4 सब्जेक्ट के टोटल दे दिए। 3 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 48 है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट सब्जेक्ट में भी 48 नंबर हैं, सेकंड में भी 48 हैं और थर्ड में भी 48 हैं। तो तुम मुझे बताओ, एक में 48 हैं तो 3 में कितने हो गए? 3 अट्ठे 24, 300 के 12 और 2 14। इसका मतलब 3 सब्जेक्ट का टोटल कितना है? 144। तो 144 3 में है और 4 में है 200। तो इस 200 में से 144 अगर माइनस कर देंगे तो ये 56 मार्क्स जो बचेंगे ये कौन से सब्जेक्ट के बचेंगे? 4 सब्जेक्ट के बच जाएंगे। और यही वो पूछना चाह रहा था। तो 56 ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। तो बस इस बात को याद रखना, औसत मीन्स समान रूप से बांटना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन आपका जो है ये टाइम एंड वर्क का है, समय तथा कार्य का। और क्या कह रहे हैं कि एक मकान की पुताई, पुताई का मतलब होता है पेंट करना उसके ऊपर, 5 व्यक्ति 8 घंटे रोज काम करके 3 दिन में करते हैं। ठीक है, 5 persons कैन पेंट अ हाउस इन 3 days बाय वर्किंग 8 hours पर डे। तो एक व्यक्ति 4 घंटे रोज काम करके उस काम को कितने दिन में करेगा? देन इन हाउ मेनी डेज 1 person कैन डू इट बाय वर्किंग 4 hours पर डे। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहे हैं। तो इसके लिए आपका जो इस्तेमाल होता है वो MDH/W इस्तेमाल होता है। ये टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट है, ध्यान रखना। ऐसा क्वेश्चन अगर आपका है तो ये चीज याद रखना, बस एज इट इज लगाया ना। यहां पर MDH का मतलब जो है, M का मतलब होता है मैन, मैन यानी कि आदमी। ठीक है भाई। उसके बाद D का मतलब होता है डे यानी कि दिन। H का मतलब होता है आर यानी कि घंटे। और W का मतलब होता है वर्क यानी कि कार्य। तो ध्यान रखना, ये पोजीशंस आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज को कहां लिखना है। वर्क हमेशा नीचे रखना है। और ध्यान रखना, अगर वर्क दोनों जगह का सेम है तो फिर उसको लिखने की भी जरूरत नहीं होती। कैसे? एक मकान की पुताई यानी कि एक हाउस को पेंट किया जा रहा है, 5 आदमी यानी कि M की वैल्यू क्या है? 5 आदमी 8 घंटे रोज यानी कि H की वैल्यू क्या दे रखी है? 8 घंटे और 3 दिन में करते हैं। D की वैल्यू कितनी है? 3। और इन्होंने क्या किया? एक मकान की पुताई, तो काम को हमने एक मान दिया। ठीक है, अभी लिख रहा हूं एक बार तो आगे नहीं लिखूंगा। एक व्यक्ति, आदमी अब एक है, 4 घंटे हर रोज काम करके कितने दिन में कर देगा? किसको? उस काम को, यानी कि जो इन्होंने किया वही इन्होंने कर, इसने भी करना अकेले ने। तो ध्यान रखो, दोनों जगह अगर काम सेम हो तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी। अगर ये अलग अलग हो तो लिख के दिखाना। ठीक है, जैसे मान लो कह देता कि इन्होंने किया था पेंट, अगर ये एक आदमी करे तो आधे मकान को पेंट कितने दिन में कर देगा, तो फिर यहाँ 1/2 लिखना पड़ेगा, यहाँ 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अलग हो तभी लिखेंगे। अब इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करोगे? देखो 4 से इसको काटो, कितने पे कटेगा? 2 पे। अब इधर क्या बचा? x, 5 दूनी 10 दिया 30, तो 30 दिन का समय ले लेगा वो अकेला आदमी। तो 30 दिन ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ठीक है भाई, आगे समझ में। तो क्वेश्चन आज साफ दिख रहे होंगे, बस थोड़ा सा ना लैंग्वेज का फर्क हो जाता है। जो प्रीवियस पेपर में से अगर मैं पिक खींच रहा हूँ तो वो बाइलिंगुअल की होने से छोटे छोटे दिख रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अब ये सही दिख रहे हैं, ज़्यादा अच्छे से दिख रहे हैं। फिर भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके बताना। और अगर वीडियो जैसा भी लग रहा हो, अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ो अच्छे से, ध्यान से पढ़ो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है भाई। क्या कह रहे हैं देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू।
कह रहा है इनमें से कौन सी जो है वो सही है। तो यहां पर कुछ टर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे प्राइम नंबर बोल रहे हैं, कंपोजिट नंबर बोल रहे हैं, तो एक बार इनको समझ लो क्या होते हैं। प्राइम नंबर जिनको आप क्या बोलते हैं भाई, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर को बोला जाता है अभाज्य संख्या। क्या होती है प्राइम नंबर? जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, ठीक है। हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके 2 फैक्टर हो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। यानी कि ऐसी 2 संख्या जिनसे वो नंबर डिवाइड होगा वो आपके 2 फैक्टर होंगे, ठीक है। जैसे मैं कह दूं 2 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 भी डिवाइड कर सकता है और 2 भी डिवाइड कर सकता है, क्लियर है। 3 कौन कौन किस किस से डिवाइड होगा? 1 से भी होगा और 3 से भी होगा। तो ये जो 2 है ना, ये जो 2 संख्या, 2 नंबर मैं लिख रहा हूं, इनको हम क्या बोलते हैं? गुणनखंड यानी कि फैक्टर। और पहले भी मैं बता चुका हूं कि गुणनखंड वो होते हैं जिनसे कोई नंबर डिवाइड होता है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 4 की, तो 4 देखो 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, तीनों से कटेगा ना। तो इसका मतलब ये वाला नंबर हमारा प्राइम नहीं है, अभाज्य नहीं है। तो जो दूसरी बात है, जैसे प्राइम नंबर था ऐसे कंपोजिट नंबर होगा फिर ये। अच्छा, 1 के बारे में क्या ख्याल है भाई? 1 को तो डिवाइड करने वाला जो नंबर है वो केवल 1 ही है, तो इसका मतलब ये भी एक प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या ये नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो जैसे ये प्राइम नंबर है ऐसे ही हमारे क्या होते हैं भाई? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जिनको आप क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है। जिसके क्या हो? 2 से अधिक गुणनखंड हो, अधिक गुणनखंड हो, ठीक है। हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या, ठीक। तो अब देखो यहां पे जो भी मैंने नंबर लिखे हैं इनमें से ये जो है, ध्यान रखना, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। कई बार बच्चे को अगर पूछें कि भाई सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, तो वो जवाब 1 देता है, जो कि गलत होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। और ये भी इसमें एक खासियत है, ये सम है, इवन है, ये भी इसमें एक खासियत है। इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर आएंगे, मैं लिखता हूं कुछ प्राइम नंबर, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह से ये सारे क्या हैं? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो एक्सेप्ट दिस 2, ये सारे ही कैसे हैं? आपके ओड हैं, विषम हैं। यही अकेला एक सम है और ये ही सबसे छोटा है, ठीक है। पहली बात समझ में कि ये हमने अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर देखे। भाज्य संख्या जिसके गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, तो ऐसा कौन सा नंबर यहां पे दिख रहा है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं? तो हम कहेंगे 4। और आपसे अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो बच्चे है ना कई बार 2 को लगा देते हैं, 2 नहीं होता। सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर वो कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इस 1 के बारे में। इस 1 के बारे में क्या ख्याल है? ये जो 1 है, दिस इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट का मतलब ना तो भाज्य ना तो अभाज्य, या ऐसे ये लैंग्वेज ऐसे ज्यादा अच्छी बनती है, ना तो भाज्य ना तो अभाज्य, ना तो ये भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। ना नहीं तो अच्छा लग रहा तो न कर लो, न तो भाज्य न तो अभाज्य, ये इनमें से कोई भी नंबर नहीं है 1, ध्यान रखना इसके बारे में, ठीक। अब बात करते हैं यहां पे, कह रहा है इनमें से कौन सी सही है, निम्न में से कौन सा सही है, सही वाला देखना आपने। तो पहली में क्या कह रहे हैं? एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो मुझे बताओ क्या एक प्राइम या कंपोजिट हो सकता है? नहीं होता। तो इसका मतलब ये पहला ही आंसर आ गया, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, ये सही कह रही है ऐसा, ठीक है। तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी के ऑप्शन भी एक बार दिखा देता हूं। उसने कहा 1 इज अ प्राइम नंबर, कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या, ये तो गलत है ना, ये गलत है। 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर, कह रहा है कि 2 जो है वो एक अभाज्य संख्या नहीं है,
ये गलत बोल रहे हैं, 2 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। फिर 1 इज अ कंपोजिट नंबर, कह रहा है कि एक संयुक्त संख्या है, तो ये तो गलत है ना भाई, एक कंपोजिट नंबर नहीं है। मैंने कहा था एक ना तो ये है ना ही ये है, ठीक है। तो इनमें से सही बतानी थी, तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये बिल्कुल सही है। तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि संख्या 720 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब प्राइम फैक्टर होता है भाई, ठीक है। तो जो अभी हमने संख्या पढ़ी है ना प्राइम नंबर, उसमें हमें इस 720 को ब्रेक करना है। फाइंड दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 720। तो 720 के अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या करो, इसको तोड़ो। और कैसे तोड़ना है, 2 से काटना शुरू करो। 2 से कटेगा 360 पे। किससे काटना है, पहले 2 से, फिर 3 से, इससे नहीं कटता तो फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से एंड सो। आपको प्राइम नंबर से, अभी मैंने लिख के दिखाए थे ना, उनसे काटना है इसको। तो देखो 2 से काटूंगा तो 360 पे कटेगा, फिर से 2 से काटूंगा तो 180 पे कटेगा, 2 से काटूंगा 90 पे, 2 से कटाइए 45 पे, 3 से काटेंगे 15 पे, फिर 3 से 5 पे, और 5 से कटेगा ये 1 पे। तो इस तरीके से आपने इसको काटना है। और यहां पे आप देखो इस 720 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार आ रहे हैं ना। और ये चारों कैसे हैं, प्राइम नंबर तो हैं, क्यों भाई, ये प्राइम नंबर ही तो है ये, ठीक है। इनटू में 3 कितनी बार आया, 3 भी 2 बार है, और 5 कितनी बार है, केवल 1 बार। तो 2 4 बार ये लिखा हुआ, उसके बाद 3 2 बार और 5 1 बार। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, ठीक है। तो ये इसका जवाब था। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, तो इस तरीके से करना है। अगर बाई चांस इसके ऑप्शन में ऐसा लिखा हो 16 गुना 9 गुना 5, ठीक है, अगर ऐसा लिखा हो ना तो फिर ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि ये अभाज्य संख्या नहीं है। देखो ये अभाज्य नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ ये है। तो ये जो है ये इसका आंसर नहीं होगा। हमने इसको किस में तोड़ना था, अभाज्य गुणनखंडों में, प्राइम फैक्टर्स में। तो ये जो फैक्टर हैं ये प्राइम है, ठीक है। अभी मैंने बताया था इसके बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला जो क्वेश्चन है कि संख्याओं 90, 60, 75 और 35 का एलसीएम क्या होगा। फाइंड द एलसीएम ऑफ 90, 60, 75 एंड 35। 90, 60, 75 और 35 का आपको एलसीएम निकालना। तो सबको ही आता है ये निकालना, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, यहां एक ऐसा नंबर रखते हैं जिससे सारे या कम से कम 2 कटे। ध्यान रखो, सारे कटे तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सारे नहीं भी कट रहे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपने ऐसा नंबर रखना है जिससे कम 2 कटे, ठीक है। तो अब देखो ये मैं अगर कहूं तो 5 से कट रहे हैं, दिमाग में ये आएगा 5 से 18 पे कटेगा, 5 से 12 पे कटेगा, 5 से 15 पे और 5 से 7 पे। अब ये दोनों क्या, ये तीनों कट रहे हैं, किससे, 3 से कट रहे हैं, काट दो। 3 छीके 18, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। अब ये दोनों फिर से कट रहे हैं 2 से, तो काट दो। जब तक 2 नंबर किसी से कटेंगे तब तक आपने काटना है। अब कोई 2 नंबर नहीं कट रहे इनमें से, क्लियर है। तो अब क्या करना है, एलसीएम के लिए इन सबको आपने मल्टीप्लाई करनी है। तो करते हैं, 5 × 15 दूनी 30, 90 दूनी 180, 180 पंजे 900, 900 गुना 7 6300। तो 6300 जो है वो क्या बनेगा, इनका एलसीएम। और आपको बता दूं, एलसीएम एक ऐसा सबसे छोटा नंबर होता है जो इन सबसे पूरा डिवाइड हो जाता है। तो 6300 एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो इन सबसे पूरा डिवाइड होगा। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो ये तो डिटेल मेथड है, इतना नहीं करके आना। क्या करके आना, तुम मुझे बताओ, इनसे डिवाइड होने वाला नंबर इन्हीं ऑप्शन में से कोई एक होगा। बाई ऑप्शन कैसे करते हैं, देखो 2700, 6300, 4250 और 2750। अगर आप क्वेश्चन को बाई ऑप्शन करना चाहते हो भाई, तो आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल जिसे आप क्या बोलते हैं, विभाज्यता का नियम, कि किसी नंबर से दूसरा नंबर कटेगा या नहीं कटेगा। तो कैसे आपने पता करना है, तुम देखो सबसे छोटा नंबर ले लेते हैं, 35 सबसे छोटा नंबर है। 35 का पहाड़ा आता ही नहीं होगा, नहीं आता तो कोई बात नहीं। कोई भी संख्या 35 से जब कट रही होगी तो इसका मतलब 35 होता है 5 गुना 7, तो वो 5 और 7 से भी कट रही होगी, ये बात भी ध्यान रखना।
अगर कोई नंबर 35 से कटेगा तो वो 5 और 7 से भी कटेगा। ठीक है भाई, क्लियर है। अब मुझे बताओ 5 से सारे नंबर कट रहे हैं? सारे कट रहे हैं 5 से। तो 7 से देखो, क्या 7 से 2700 कटेगा? नहीं कटेगा। 7 या 21 बचेगा 60, 7 8 56 बचेगा 40, नहीं कटेगा। 7 से 7 6 42 और ये 50 है, ये भी नहीं कट रहा। 7 या 21 बचेगा फिर 65, 7 9 63 और 20, फिर ये भी नहीं कटेगा। केवल यही एक ऑप्शन ऐसी है जो इस 7 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर था, बस इतनी सी देर का था। ठीक है, तो डिटेल आनी चाहिए आपको जरूर, लेकिन एग्जाम इनसे क्रैक होगा जो मैं अब तरीके बता रहा हूं। तो ऑप्शन में से आप चेक कर लेना करने का जो तरीका था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लगा देते हैं भाई। अगला क्वेश्चन HCF का है। ठीक है, तो देखो क्या है। संख्याओं 425 तथा 476 का HCF महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 425 एंड 476। तो अब इसको कैसे करते हैं, देखो भाई। अब इसको करने के ना 2 मेथड बता रहा हूं अलग अलग। क्या? 425 को ना तुम पहले ब्रेक करो, किसमें? प्राइम फैक्टर में। ध्यान दो, मैंने अभी अभाज्य गुणनखंड निकालना बताया था। तो इसको आप प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? 5 8 40, 5 5 25। अब 5 से कटने के बाद फिर ये 7 से नहीं कट रहा भाई, 17 से कट रहा है। चलो 5 से ही कट रहा अभी, तो 5 से कट रहा है। 5 एकम 5, 5 7 35 और फिर ये कटा 17 से। इसका मतलब हमने 425 को प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर दिया। इसी तरह से 476 को भी प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर दो। और ये जो मेथड मैं बता रहा हूं, दिस इज फैक्टोराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि है ये। ठीक है, तो आप इसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दें। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 9 18। अब 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 7 49 और फिर कटेगा ये 17 से। क्लियर है? तो यहां से 425 के प्राइम फैक्टर्स क्या बने? 5 गुणा 5 गुणा में 17, और 476 के प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणन क्या बनेंगे? ये बनेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन जो दोनों में आए। तो ऐसा कॉमन फैक्टर कोई तुम्हें दिख रहा है तो तुम कहोगे ये 17 दोनों में आ रहा है। तो 17 दोनों में आ रहा है तो 17 ही इसका आंसर है, और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। तो 17 जो है वो इन दोनों नंबर्स का HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो ये है आपका फर्स्ट मेथड जिससे आप HCF निकाल सकते हैं। फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। मेथड समझा रहा हूं आपको, कहीं और क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपने कर देना। ये था फैक्टोराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। सेकंड मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। और लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या कहता है कि दोनों नंबर को आप ले लें और छोटे नंबर से बड़े को डिवाइड करना शुरू कर दें। तो 425 एकम 425, कितना बचेगा? 51। अब ये जो शेष बचा ना, इससे इस पिछले नंबर को डिवाइड करना है, इसको शेष से पिछले को डिवाइड करना है। ठीक है, 8 पे चलेगा, 428, सॉरी हाँ ठीक है, 8 7 15 और ये बचा 17। अब ये जो शेष बचा इससे पिछले को, ध्यान रखना ये जब तक करना है जब तक आपको यहाँ पे 0 ना मिल जाए। 0 जिस नंबर से मिलेगा लास्ट वही होगा आपका HCF। तो 17 जो है वो आपका HCF है। तो ये था आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबी भाग विधि, सेकंड मेथड। थर्ड मेथड बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन कैसे करोगे? हाईएस्ट हमने सबसे बड़ा देखना है तो आप सबसे पहले सबसे बड़ी ऑप्शन को देख लो और इससे इन दोनों को काट के देखो। अगर 51 से ये दोनों नंबर कट गए तो यही इसका आंसर होगा। अगर 51 से नहीं कटे तो फिर इससे छोटे नंबर से काट के देखना। तो 17 से ये भी पूरा पूरा कट रहा है और ये भी पूरा कट रहा है, तो यही इनके HCF, ये C ऑप्शन जो है वो इनका HCF होगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।